तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल ए टू जेड पोलैंड वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्यूज़ल नंबर 10। अगर आपको भी 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको रिफ्यूज़ल मिला है, आपको अपील करना चाहिए या नहीं, और आपको क्यों रिफ्यूज़ल मिलता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एम्बेसी है वो 10 नंबर रिफ्यूज़ल क्यों देती है, और ये 10 नंबर रिफ्यूज़ल सिर्फ आपको पोलैंड एम्बेसी ही नहीं देती है। आप किसी भी कंट्री के लिए जा रहे हैं तो उस एम्बेसी का जो ये 10 नंबर रिफ्यूज़ल होता है, एम्बेसीज 10 नंबर रिफ्यूज़ल देती हैं। और ये एक ऐसा रिफ्यूज़ल है जिसको मतलब क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। मोस्टली एम्बेसी जब आपको वीज़ा नहीं देना चाहती है, जब उनको डाउट हो जाता है, तो वो आपको ये रिफ्यूज़ल दे देती है। तो बात करते हैं पोलैंड के केस में। पोलैंड के लिए जब आपने वर्क परमिट अप्लाई किया और उसके बाद में आपने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन कर दिया, उसके बीच का जो टाइम होता है वो बहुत मैटर करता है। मान लीजिए आपने वर्क परमिट लिया है 1 जनवरी को और आपको जो अपॉइंटमेंट मिली है 6-7 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिली है, या 10 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिली है, तो इस बीच में जो गैप आता है 5-6 महीने का या 8 महीने का, ये बहुत मैटर करता है। एम्बेसी को डाउट होता है कि इतना टाइम पीरियड क्या आपकी कंपनी वेट करती है? क्या आपकी कंपनी को अभी भी आपकी ज़रूरत है? तो इस वजह से भी आपको रिफ्यूज़ल मिलता है। तो एम्बेसी एक मेल भेजती है आपकी कंपनी को आपकी वेरिफ़िकेशन के लिए। उस टाइम पे अगर आपकी कंपनी अच्छे से रिस्पॉन्स करती है तो आपका जो वेरिफ़िकेशन है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद में फिर एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। आपने जो-जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एम्बेसी आपको वीज़ा देती है। अगर आपकी जो कंपनी है वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती है पोलैंड से, तो आपको रिफ्यूज़ल मिलता है। क्योंकि एम्बेसी को ये क्लियर नहीं होता है कि जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, वो कंपनी ही आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, तो आपको रिफ्यूज़ल दे दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक मैटर है, आपकी कंपनी जो पोलैंड में है वो रिस्पॉन्स करे, जब भी आपका अपॉइंटमेंट आए, एम्बेसी का ईमेल उनको जाए तो वो उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करें। दूसरा मेन रीज़न है जो आपकी कंपनी है पोलैंड में वो कैसी है, पुरानी है, नई है, और आपकी कंपनी कितने टाइम से टैक्स पे कर रही है, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी कंपनी अच्छे से टैक्स पे नहीं कर रही है तो भी आपको रिफ्यूज़ल आता है, क्योंकि एम्बेसी चेक करती है कंपनी सही तरीके से टैक्स पे कर रही है, कंपनी सही तरीके से वर्कर्स को सैलरी दे रही है, नहीं दे रही है, उनको अकोमोडेशन दे रही है, अकोमोडेशन कैसा है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स कंपनी की तरफ से होते हैं, आपकी कंपनी को वेरिफ़िकेशन करना, आपकी कंपनी की हिस्ट्री चेक करना, अपनी आपकी कंपनी का मतलब पूरा टोटल वो लोग वेरिफ़िकेशन करते हैं। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, आपकी वेरिफ़िकेशन होती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं? उसमें सबसे मेन आता है, जैसे मान लीजिए आपने वर्क परमिट लिया है वेल्डर का, और आपने वेल्डर की जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपके पास वेल्डर का एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही आपके पास वेल्डर की कोई क्वालिफ़िकेशन है, कोई स्टडी है, कोई डिप्लोमा है, ऐसा कुछ भी आपने साथ में नहीं लगाया है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू, बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिलेगा। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, स्पेशली पोलैंड के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने वेल्डर के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास वेल्डर का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। वेल्डर की कोई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कि हाँ, उनको प्रूफ हो कि आपने ये मतलब स्किल आपने सीखी हुई है। जब बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी मतलब क्वालिफ़िकेशन के आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी उसको रिजेक्ट करती है, क्योंकि एम्बेसी को डाउट होता है कि आपने सिर्फ़ ये वर्क परमिट लिया है, आपको ये काम नहीं आता है। तो ये बहुत चीज़ एक मैटर करती है आपके केस में। दूसरा जो मेन है वो है आपका अकोमोडेशन। एम्बेसी आपकी अकोमोडेशन को बहुत बारीकी से चेक करती है। जो अकोमोडेशन आपको पोलैंड कंपनी ने दी है, क्या वो सच में रियल है? आप वहाँ पे रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपकी जो अकोमोडेशन है, आपके काम करने से कितनी दूर है? मान लीजिए जो आपका प्लेस है, आपकी कंपनी जहाँ पे आप काम करने जाएँगे, वहाँ से आपकी अकोमोडेशन कितनी दूरी पर है, और वो सच में रियल है या फेक है, ये सब चीज़ें चेक करती है। कुछ कंपनी क्या करती हैं, आपको अकोमोडेशन नहीं देती हैं, उस केस में भी आपको रिफ्यूज़ल मिलता है। जो अकोमोडेशन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके वीज़ा में। अगर आपकी अकोमोडेशन स्टेबल है, अच्छी है, तो आपको वीज़ा के चांसेस आपके बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिल गया है, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे पूछिए क्या उनकी वेरिफ़िकेशन हो चुकी है, मतलब एम्बेसी ने कंपनी की वेरिफ़िकेशन कर ली है, ये उनसे आप कन्फर्म कीजिए।
अगर वेरिफिकेशन हुई है तो बहुत अच्छी बात है, उनको पूछिए क्या-क्या पूछा गया है। उसके बाद में फिर आप अपनी कंपनी से एक दोबारा से गारंटी लेटर मँगवाइए, एक अपील लेटर मँगवाइए। उन कंपनी ने जो टैक्स पे किया हुआ है लास्ट 1 साल का, उस टैक्स के पेपर्स आप मँगवाइए और एक स्ट्रॉन्ग अकोमोडेशन लेटर आप उनसे मँगवाइए कि हाँ, हम इस आदमी को अकोमोडेशन दे रहे हैं, इसकी पूरी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये जब तक काम करेगा हम यहाँ पर इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इसका जो काम खत्म होने के बाद इसको वापस भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। ये एक लेटर आपको अपनी कंपनी से लेना होगा। आपको अपनी तरफ से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आपको अपनी तरफ से एक लगाना है अपील लेटर जो कि स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें ये लिखा हो कि आपका जो वीज़ा है वो क्यों रिफ्यूज़ किया गया। आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास सेम जॉब के लिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। जो आपने वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ किया है, वो मुझे वीज़ा दोबारा से उसको कंसीडर करके उस पे एक बार ध्यान देके मुझे वीज़ा इश्यू किया जाए। उसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस लेटर लगाइए, आपकी कंट्री में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जो आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को शो कीजिए कि हाँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं वापस आऊँगा। मेरी अपनी फैमिली के साथ टाई अप्स हैं, अपने फैमिली के प्रूफ लगाइए। अगर आप मैरिड हैं, तो मैरिज सर्टिफ़िकेट लगाइए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको साथ में लगानी है। मेनली ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपके लगाने बहुत ज़रूरी हैं जब आप अपील करें। एक आता है आपका अपील लेटर, दूसरा आपका कवर लेटर दोबारा से बना के लगाइए। उसमें मेंशन कीजिए अच्छे से अपना वर्क एक्सपीरियंस, आप इस जॉब के लिए क्यों क्वालिफ़ाइड हैं, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। आपकी प्रॉपर्टी आपकी कंट्री में है, आपके फादर की है, वो लगाइए और साथ में आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आपके पास सेम वर्क एक्सपीरियंस है जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसका एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग ली हुई है, कोई डिप्लोमा है आपके पास, वो साथ में लगाइए। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को लगा के आप एक बार दोबारा अपील कर सकते हैं और उसके लिए आपका जो कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर आपने वर्क परमिट लिया है किसी स्किल्ड कैटेगरी में, तो आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं आपका जो वीज़ा दोबारा से लगने के। अगर आपका वर्क परमिट वेयरहाउस, फ्रूट पिकिंग, वेजिटेबल पिकिंग, मतलब कोई भी अनस्किल्ड जॉब का है, तो आपको वीज़ा के चांसेस बहुत कम हैं। तो हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए जब भी आप वर्क परमिट लें, वो 3 साल का होना चाहिए और किसी स्किल्ड कैटेगरी में होना चाहिए और उस स्किल्ड कैटेगरी का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए जब भी आप अपील करने जाएँ, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इनके बिना अगर आप अपील करते हैं तो फिर भी आपको रिफ्यूज़ल मिलेगा। पोलैंड का जो वर्क वीज़ा है बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। बहुत सारे लोग बहुत कंट्रियों से अप्लाई करते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है तो उसमें से बड़ी मुश्किल से 10 लोगों को वीज़ा मिलता है। क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। हर कंट्री से आप देखिए एप्लीकेशंस होती हैं, अब सबको वीज़ा वो लोग नहीं दे सकते हैं। जो उनको लगता है 100% जेन्युइन आदमी है, कंपनी 100% जेन्युइन है, तो उसी को लास्ट में वो लोग वीज़ा इश्यू करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 0% है, किसी को वीज़ा नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिला है, गए हैं, लेकिन मैटर करता है कि उनकी फ़ाइल कैसी थी, उनकी कंपनी कैसी थी, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे थे। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए जब भी आप अपील करें, जहाँ किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।